हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम 4th सेमेस्टर के पेपर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी आर केसेस ऑफ। कर देनदारी को कम करने के लिए आय छुपाना या झूठे दावे के मामले हैं। तो जो एसएससी होता है यानी कि जो टैक्स पेयर होता है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए यानी कि टैक्स रिड्यूस करने के लिए अपनी इनकम के झूठे क्लेम दिखाता है और उससे अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करता है। तो इस मामले को हम कहते हैं, इस केस को हम कहते हैं टैक्स एवेजन करना, ठीक है। और जो टैक्स एवेजन होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग वो गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टैक्स एवेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द लूप होल्स ऑफ लॉ ऑफ रिड्यूस टैक्स इज नोन एज। कर को कम करने के लिए कानून की खामियों का उपयोग करना क्या कहलाता है। तो जैसे अभी आपने टैक्स एवेजन देखा, तो टैक्स एवेजन करने में क्या होता है कि जो टैक्स पेयर होता है वो गलत तरीके से अपनी इनकम को कम दिखाता है और अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग गलत होता है। सेकेंड केस यहाँ पे आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि जो एसएससी होता है यानी कि टैक्स पेयर होता है वो कानून की गलतियों को पकड़ कर उसका यूज़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। और टैक्स अवॉइडेंस जो होता है वो कानून की नज़र में गलत नहीं होता है। ये एसएससी यूज कर सकता है अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए, जिससे वो कानून की गलतियों को पकड़ लेगा और उसकी कमियों का फ़ायदा उठा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन में बस बेसिक डिफरेंस यही है कि टैक्स एवेजन जो होता है वो कर चोरी होता है, ठीक है। उसमें एसएससी जो होता है वो अनलॉफुल तरीके से अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। और टैक्स अवॉइडेंस में क्या है, ये लॉफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एसएससी कर की चोरी नहीं करता है, वो कानून की ही गलतियों का फ़ायदा उठा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डैश इज द डिवाइस which satisfies the requirement of the law but not the accordance with the intention of the law। वह उपकरण जो कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन कानून के इरादों के अनुरूप नहीं होता है। तो ये होता है आपका टैक्स अवॉइडेंस। यहाँ पे कानून की आवश्यकताओं को पूरा तो करता है लेकिन कानून के इरादों के अनुरूप नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी यूटिलाइजिंग द रिडक्शन एजम्पशंस और रियलाइज अलाउ इन द एक्ट एंड रूल्स इज कॉल्ड। कर दायित्व को कम करना अधिनियम और नियमों में अनुमत कटौतियों, छूटों और राहतों का उपयोग करना कहलाता है। तो अगर कोई टैक्स पेयर है या एसएससी है जो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता है और वो कानून में दिए गए डिडक्शन, कटौतियाँ, एजम्पशन यानी कि छूट और कुछ रिलीफ्स जो कानून के द्वारा दिया गया होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग वो अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करता है, तो इसको हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग करना, ठीक है। इसमें एसएससी जो होता है यानी कि जो टैक्स पेयर होता है वो प्रॉपर तरीके से पूरे एजम्पशंस को कि कानून ने उसको कौन कौन से एजम्पशन, कौन कौन से रिलीफ किस सेक्शन में दे रखे हैं, उन सब के बारे में पहले से प्लान करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने टैक्स को कम करता है, ठीक है। तो इसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैक्स अवॉइडेंस इज। टैक्स अवॉइडेंस को हम इमोरल कहते हैं क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो भी कानून के एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो ये अनैतिक होता है यानी कि इमोरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवेलिंग टैक्स होल्डिंग बाय अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द बैकग्राउंड एरियाज इज केस ऑफ। पिछड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कर अवकाश का लाभ उठाना का जो मामला है वो किस में आता है, तो इसको हम टैक्स प्लानिंग में रखते हैं क्योंकि यहाँ भी टैक्स प्लानिंग की जाती है। कौन कौन से एजम्पशन जो है वो कानून ने हमें दे रखे हैं, उस एजम्पशन का फ़ायदा उठा के एसएससी अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉम्प्लायंस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड अवेलिंग टैक्स इंसेंटिव्स आर केसेस ऑफ। कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन और कर प्रोत्साहन का लाभ उठाना कैसे मामले हैं।
तो यहाँ पे कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन करके और कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के जो मामले होते हैं उसको हम टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिटर्न और इनकम मस्ट बी फर्निश्ड और बिफोर द ड्यू डेट एज पर द पार्ट ऑफ। आय का रिटर्न डैश के एक भाग के अनुसार नियत तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसको हम टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। ठीक है, कि ड्यू डेट से पहले आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, इससे कुछ आपको एजम्पशन भी मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल इनकम ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ डैश। एक घरेलू कंपनी की कुल आय पर कर योग्य है। तो एक घरेलू कंपनी की जो कुल आय होती है, टोटल इनकम होता है, तो उसका जो टैक्स का परसेंटेज है वो 30% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 30% रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी कॉरपोरेशन बाय और अंडर एनी सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनीज एट डिफाइंड इज द कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड। किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या कंपनी अधिनियम में परिभाषित सरकारी कंपनी के तहत किसी भी नियम को डैश कहा जाता है। तो उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। अगर कोई कंपनी है जो किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या कंपनी अधिनियम के में परिभाषित उसको किया गया है, तो सरकारी कंपनी के तहत उसको हम किस निगम से कहते हैं, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी कंपनी विच हैज़ मेड द प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स विद इन इंडिया इज कॉल्ड। कोई भी कंपनी जिसने भारत के भीतर लाभांश की घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था की है उसे कहा जाता है। तो उसको हम डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर की बात हो रही है कि ये कंपनी जो है वो कंट्री के अंदर ही अपने डिविडेंड की घोषणा कर रही है और उसका भुगतान भी निर्धारित करने की व्यवस्था कर रही है। तो उसको हम डोमेस्टिक कंपनी में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी विच इज नाइदर एन इंडियन कंपनी नॉर हैज़ अ मेड ए प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया इज कॉल्ड। एक कंपनी जो न तो एक भारतीय कंपनी है और न ही उसने भारत के भीतर लाभांश की घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था की है, वो कहलाएगी। तो ऐसी कंपनी जो कि ना ही इंडियन कंपनी है, ना ही भारतीय कंपनी है, और ना ही उसने भारत के भीतर किसी भी तरह का डिविडेंड यानी कि लाभांश की घोषणा की है, और ना ही उसके भुगतान के लिए कोई व्यवस्था की है, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? तो उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब ये इंडियन कंपनी नहीं है तो इसको हम विदेशी कंपनी कह सकते हैं, फॉरेन कंपनी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इज क्लोज्ड। जिस कंपनी में जनता का विशेष रुचि नहीं होता है वह कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो जिस कंपनी में जनता का कोई विशेष रुचि नहीं होती, विशेष इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसको हम क्लोजली हेल्ड कंपनी कहते हैं। ठीक है, वो जल्दी ही बंद हो जाती है या बंद के बराबर ही उसको मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन कैरिंग नॉट लेस दैन डैश ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी इज सेट टू सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। जिस कंपनी में कम से कम डैश मतदान शक्ति रखने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उस कंपनी में पर्याप्त हित है। ठीक है, तो कम से कम 20% होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन 150 बी रिलेटेड टू, यानी कि 115 जो सेक्शन धारा 115 बी है वो किससे रिलेटेड है? तो वो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, जो धारा 115 बी है वो आपकी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज ऑन। आयकर अधिनियम 1961 के तहत मशीनरी पर मूल्यह्रास डैश पर लगाया जाता है। तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी। ठीक है, यानी कि ये रिटर्न डाउन वैल्यू की मशीनरी के रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी कैरी फॉरवर्ड द एलिजिबल टैक्स क्रेडिट अंडर मैट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ। एक कंपनी अधिनियम डैश के तहत के लिए मैट के तहत पात्र कर क्रेडिट को आगे ले जाती है।
तो इसको हम 10 असेसमेंट ईयर कहते हैं। 10 असेसमेंट ईयर के तहत ही इसको आगे ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द हेड इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी द बेसिक चार्ज, गृह संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत प्रभार का आधार है। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स के हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो बेसिक चार्ज है वो है आपका एनुअल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टन एज टैक्स सिस्टम इज एक्सक्लूसिव इंटेंडेड टू, टन भार कर प्रणाली को उद्देश्य विशेष रूप से डैश है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो शिपिंग कंपनीज के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल टू कंपनीज, इनमें से कौन सा कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 80C की जो एग्जाम्पशन मिलते हैं वो कंपनी के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। सेक्शन 80C में जो भी एग्जाम्पशन होते हैं वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 80C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैट प्रोविजन आर अप्लाइड टू, जो मैट का प्रोविज़न है वो अप्लीकेबल होता है तो सभी कंपनियों के लिए अप्लीकेबल होता है। जो मैट के प्रोविज़न होते हैं वो सारी कंपनियों के लिए ही अप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एवरी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइडली हेल्ड कंपनी, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक रूप में आयोजित कंपनी नहीं है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो व्यापक रूप में आयोजित कंपनी नहीं होती क्योंकि इसका नाम ही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी मीन्स नॉट लेस दैन डैश ऑफ वोटिंग पावर, कंपनी में पर्याप्त रुचि का मतलब डैश मतदान शक्ति से कम नहीं, यानी कि 20% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन 115 JB रिलेट टू, तो सेक्शन 115 JB जो है वो मैट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम, जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कब फोर्स में आया था। तो इनकम टैक्स एक्ट की अगर बात करें तो इम्प्लीमेंट हुआ था 1961 में, लेकिन ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NSSC पेड इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉक और स्टोर यूज फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, सच एक्सपेंडिचर शैल बी कंसीडर एज, एक निर्धारिती ने अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए स्टॉक या स्टोर के नुकसान या विनाश के जोखिम के खिलाफ बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, ऐसे व्यय को किस प्रकार का माना जाएगा। तो अगर उसने इंश्योरेंस किया है वो भी अपने स्टॉक या स्टोर के नुकसान या विनाश के जोखिम के खिलाफ, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे क्योंकि उसने अपनी संपत्ति को, अपने एसेट को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए किया है, ठीक है। तो इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द कैजुअल इनकम, इनमें से कौन सा कैजुअल इनकम हो सकता है, आप देख के बताएं। तो इंटरेस्ट रिसीव ये कैजुअल इनकम नहीं होती क्योंकि ये आपको मिलती है आपके किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। डिविडेंड इनकम भी आपकी कैजुअल इनकम नहीं क्योंकि ये शेयर्स के बदले आपको लाभांश कंपनी दे रही है, ठीक है। पेंशन भी आपको कैजुअल इनकम में कंसीडर नहीं हुई क्योंकि पेंशन आपका रेगुलर इनकम में कंसीडर हो सकता है। बिनिंग फ्रॉम लॉटरी, हाँ, जो लास्ट ऑप्शन है आपका बिनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्योंकि लॉटरी का जो इनकम होता है वो कैजुअल इनकम में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये आपको संयोगिक रूप से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो एक कैजुअली मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिनिंग फ्रॉम लॉटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंशन इज टैक्स अंडर द सैलरी हेड, पेंशन जो है वो किस सैलरी हेड के अंदर जो है वो क्या है। तो पार्शियल टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल है या नॉन ऑफ दिस। तो जो आपका पेंशन होता है वो फुली टैक्सेबल होता है, उस पर टैक्स चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पेंशन इज फुली टैक्सेबल अंडर द सैलरी एक्ट। अगर सैलरी एक्ट के अंदर देखा जाए तो पेंशन का जो अमाउंट होता है उस पर टैक्स चार्ज होता है, वो फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड, जो संसद के सदस्य का वेतन मद है वो किसके अंतर्गत कर योग्य होता है। तो अगर हम संसद की बात करें तो संसद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, उनका जो वेतनमान मिलता है वो किस हेड के, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के तहत वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 नेशनल प्रॉफिट फ्रॉम द
स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इज। आयकर अधिनियम 1961 के तहत सट्टा व्यवसाय के काल्पनिक लाभ हैं, तो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो आपका ये सट्टा वाला यानी कि वेजरिंग से है या फिर बेट से कोई इनकम मिलती है, तो ये किस हेड के तहत टैक्सेबल होगी, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के तहत ये टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन ही समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।